नमस्कार। फंडामेंटल राइट के अगली यूनिट थोड़ा ये वीक एग्जामों से भरा हुआ है, ये आप लोग समझ सकते हैं, तो कुछ डिले हो रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि सिलेबस में डिले हो, लेकिन अब उम्मीद है कि जल्दी हम लोग का रूटीन हो जाएगा और इस एग्ज़ाम के बाद कंटिन्यूस वीडियोस हमारी अपलोड होंगी। हम लोगों ने आर्टिकल 14 किया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखिए ये चैप्टर थोड़ा टाइम लेगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, और उतने ही ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। अभी यूपीएसआई की वैकेंसी के एग्ज़ाम के डिक्लेरेशन हो गया है, उसमें पूरा 100 नंबर का पेपर ही पॉलिटी का है। तो ये आपके जितने पॉलिटी के लेक्चर्स हैं ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे। और फंडामेंटल राइट्स अगर 100 नंबर का पेपर है तो 8 से 9 क्वेश्चन आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि आना है, इसमें कोई रोक नहीं सकता उसको। तो हम बहुत डिटेल में चल रहे हैं और इसको साथ ही साथ आप लोग प्लीज़ करते रहिए। आर्टिकल 15 हमारा समानता की बात करता है, आर्टिकल 14 से 18 समता का अधिकार की बात करता है, आपको पता ही है। उसमें हम आर्टिकल 15 पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेद करने से रोकता है। अर्थात यह राज्य को धर्म, कोई वंश या कोई जाति या जेंडर या बर्थ प्लेस के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन करने से निषेध करता है, उसे प्रोहिबिट करता है। आपको पता है ना कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सरकार के ऊपर एक प्रकार से लगाम के रूप में होते हैं। सरकार ये नहीं कर सकती है, नेगेटिव सेंस में होती है ना, और इसीलिए सरकार के ऊपर एक बाउंडेशन लगाई गई है कि आप इन चीज़ों में से किसी की बेसिस पे किसी की इक्वालिटी को डिनाई नहीं कर सकते हैं, उसके राइट्स को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप भेद नहीं कर सकते। मैंने केवल को हाईलाइट किया बिकॉज ओनली जो केवल है इसमें मतलब इस आधार पे आप भेद नहीं कर सकते हैं। भाषा या स्थान के आप भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं या कुछ अलग क्लॉज बना सकते हैं, या आप सरकार के पास वो राइट है कि इसमें कुछ चेंजेस वो कर सकती है। तो भाषा और भौगोलिक स्थिति या स्थान के आधार पे सरकार कुछ भेद कर सकती है, इसलिए कीवर्ड है केवल। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये नागरिक अधिकार है। ये वो अधिकार है जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है, जो मतलब इंडियंस को मिलेगा। ये फॉरेनर्स इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ नागरिकों के लिए। आर्टिकल 15 सिर्फ नागरिक एंजॉय कर सकते हैं। इसको और मजबूत बनाने के लिए 15A और 15(2) में कुछ और क्लॉज दिए गए हैं, और ये जो 15A और 15(2) ये राज्यों के साथ साथ इंडिविजुअल्स के ऊपर भी है कि मतलब सरकार राज्य के साथ साथ किसी व्यक्ति को भी, कोई व्यक्ति भी नागरिकों में भेद इस प्रकार से भेद नहीं कर सकता है। तो 15A हमारा क्या कहता है कि राज्य को नागरिकों में विभेद करने से रोकता है। राज्य को दो नागरिकों में किसी प्रकार से भेद करने से रोकता है। इसको और इलेबोरेट किया गया है 15(1) में। ठीक है, किसी भी आधार पे 15(1) में किसी भी आधार पे दो नागरिकों में विभेद नहीं कर सकता है राज्य। ठीक है, किसी को एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं प्रदान कर सकता है। क्लियर हो गया। 15(2) क्या कहता है, किसी भी पब्लिक प्लेस पे, जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, टेंपल हो गया, या कोई भी ऐसी पब्लिक सार्वजनिक स्थान जो सरकार का है, जो सार्वजनिक हो, जैसे कि तालाब हो गए, सरकारी तालाब हो गए, कुएं हो गए, वहाँ आप किसी को भेद नहीं कर सकते हैं या वहाँ किसी को जाने से रोक नहीं सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, कई न्यूज़ हम लोग देखते हैं कि टेंपल में जाने से रोक दिया कुछ डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लोगों को, या पानी भरने से मना कर दिया, या कहीं बाधित करने से मना कर दिया। तो इन सब चीज़ों के लिए भेद को खत्म करने के लिए ये आर्टिकल तैयार किया गया, और इसमें इंडिविजुअल भी आते हैं कि आप स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल के ऊपर भी ये लागू किया गया है कि आप इन पब्लिक प्लेसेस पे किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन को रेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 15(1) और 15(2) एक प्रकार से वो स्ट्रेंथन करते हैं हमारे आर्टिकल 15 के मेन क्लॉज को, और राइट टू इक्वलिटी को मजबूत करते हैं। अब जैसे कि एक्सेप्शंस होती हैं, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, और उन एक्सेप्शंस को भी
उन एक्सेप्शंस को भी इसमें आर्टिकल के क्लॉज में आगे 15(3), 15(4), 15(5) वगैरह में डिस्कस किया गया है। तो आर्टिकल 15(3) ये एक प्रकार से एक्सेप्शन है, ये एक प्रकार से एक्सेप्शन है कि स्त्रियों और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकती है गवर्नमेंट, मतलब वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन कर सकती है। ये हमारे ऊपर की बातों को ओवरराइड करता है, तो इसलिए इसको एक्सेप्शन कंसीडर करेंगे। ये देखिए होता भी है, जैसे कि वुमेन्स हैं, डिप्राइव्ड कम्युनिटी वुमेन है या प्रेग्नेंट वुमेन कोई सर्टेन कंडीशंस में है, तो उसको एक्स्ट्रा लिबर्टी सरकार की ओर से दी जाती है। बच्चे हैं, उनको एक्स्ट्रा लिबर्टी दी जाती है। तो 15(3) क्या सपोर्ट करता है कि वुमेन्स को और स्टूडेंट और बच्चों को के लिए सरकार स्पेशल प्रोविजंस को तैयार कर सकती है, और इसमें इसको तैयार करने से आर्टिकल 15 और मतलब कि वॉइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन होगी 15 के अंदर। अब 15(4) देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े ओबीसीज, एससीज, एसटी के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। जैसे रिजर्वेशन किया हुआ है, एजुकेशन में रिजर्वेशन किया हुआ है, उनको स्कॉलरशिप वगैरह प्रदान करना या उनको किसी भी प्रकार की हेल्प प्रदान करना, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी हेल्प प्रदान करना, तो ये 15(4) के द्वारा ही हो पाता है। 15(4) ये वही आर्टिकल है जो पहला संविधान संशोधन के बाद ये तैयार किया गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट जो हमारा हुआ था संविधान का 1951 में, उसमें इसी अमेंडमेंट करके 15(4) में जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत एससीज, एसटीज और पिछड़े वर्ग के लोगों को हम लोग विशेष रूप से उनके लिए प्रावधान कर सकते हैं, और यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगला, प्राइवेट संस्थानों में प्रवेश को लेकर आरक्षण के संदर्भ में दिया गया है। इसके अंतर्गत अशोक ठाकुर वर्सेस भारत संघ केस में कोर्ट की हियरिंग हुई कि प्राइवेट संस्थानों में भी, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी पिछड़े वर्ग या एससीज, एसटीज को आरक्षण प्रदान किया जाए हायर स्टडीज के लिए। और इसका ईयर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आई थिंक 2005 में हुआ था, 2005 में हुआ था। तो इंस्टीट्यूशंस में एससीज, एसटीज, ओबीसीज को प्रवेश देना है, इसके लिए हम कुछ एक्सेप्शन तैयार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि ये इनडायरेक्टली इक्वलिटी को लेके आए। क्योंकि ये माना जाता है कि जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है उसमें और हमारे जो एलीट क्लास है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को लेबल करने के लिए कुछ हमें एक्सेप्शन लगानी पड़ती है ताकि वो इक्वलिटी बनी रहे। भले यहाँ हमें दिख रहा है कि कुछ किसी एक खास वर्ग को स्पेशल प्रिविलेज मिल रही है, लेकिन ये प्रिविलेज इसलिए दी जा रही है कि वो बराबरी पे आ सके। इसमें मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आर्टिकल 15(5) में, मतलब 15(5) में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं आते। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन में आप एससी, एसटी, ओबीसी का उनको कोटा दे रहे हैं, उनको आरक्षण प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इसमें माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर आरक्षण लागू नहीं होगा। जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या किसी धर्म विशेष के अगर कोई शैक्षणिक संस्थान है तो उसमें कोटा लागू नहीं होगा, और ये आर्टिकल भी उसमें वैलिड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो आर्टिकल 30.1 के तहत उनको ये स्पेशल राइट मिला हुआ कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को प्रोपेगेट कर सकते हैं, और उसके लिए उसमें अपने जो कम्युनिटी है उसकी प्रमोशन उनको ज़्यादा करनी होती है। तो इसलिए आप देखते हैं जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें कोटा नहीं होता है। माइनॉरिटी कम्युनिटी में, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में 50% सीट उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए होती है और 50% सर्वसामान्य जनरल, ठीक है। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छोड़ना पड़ेगा। आर्टिकल 15(4), 15(5) यहाँ काम नहीं करते, ठीक है जी। आर्टिकल जो 15 के क्लॉजेस हैं ये माइनॉरिटी स्टूडेंट्स में काम, इंस्टीट्यूशंस में काम नहीं करते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया। अनुच्छेद 15 बिल्कुल समानता का अधिकार देता है, किसी भी आधार पे आप विभेद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ एक्सेप्शन आती है कि हाँ महिलाओं बच्चों के लिए विभेद कर सकते हैं 15(1) में, 15(2) में, सॉरी 15(1) में है कि नागरिकों में भेद नहीं कर सकते, 15(2) में सार्वजनिक स्थलों पे किसी को जाने से रोक नहीं सकते, और एक्सेप्शन हमारे 15(3), 15(4), 15(5) में आती है कि वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में इक्वलिटी लाने के लिए आरक्षण दिया जाए। तो समझ गए आप लोग। अनुच्छेद 15 आप लोगों को क्लियर हो गया। अनुच्छेद 16 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 16
और भी ज्यादा विस्तृत है, 15 से भी ज्यादा विस्तृत है। अनुच्छेद 16 है अवसर की समानता, हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। अगर मैं किसी एग्जाम का फॉर्म भर सकता हूँ तो आप भी उस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। बस इसमें यह है कि आपके पास वो बेसिक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब किसी को भी सार्वजनिक नियोजन में, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में किसी भी आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 16 है, बशर्ते आपके पास बेसिक एलिजिबिलिटी हो। अब आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, उसके लिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन, और आपने 12th की और कह रहे हैं कि हमारा राइट वॉयलेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में फिर ये फंडामेंटल राइट आपके लिए वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है? अवसर की समानता, अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। 16(1) इसमें 16(1) बात करते हैं सार्वजनिक नियोजन में, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, मतलब और ये भी अधिकार नागरिकों की है। देखिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 जो हमने अब तक पढ़ा, दोनों सिर्फ इंडियन पीपल्स के लिए है, सिटीजन, इंडियन सिटीजन्स के लिए है। ये बाहर अब कोई विदेशी आदमी आके आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं करता टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। तो ये भारतीय नागरिकों के लिए है केवल, और सार्वजनिक नियोजन में नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में सबको समान अवसर दिए जाएंगे। 16(1) क्या कहता है? नियुक्ति के संबंध में समान अवसर, मतलब कि ज्वाइनिंग के बाद जो प्रमोशंस वगैरह हैं उसमें भी आपको समान अवसर दिए जाएंगे। इसमें आप लोगों ने देखा ना कि प्रमोशंस में भी आरक्षण मिलता है ना, तो ये इन्हीं सब की देन है। उसके बाद धर्म, जाति, मूल स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा यही कुछ 15वें में भी दिख रहा था, लेकिन ये 15वें से ज्यादा ना इलेबोरेटेड है। 15वें में भाषा या भौगोलिक स्थिति के आधार पर ना भेद कर सकती है सरकार, उसके आधार पे कुछ निषेध कर सकती है, लेकिन इसमें आर्टिकल 16 में किसी भी आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 15 से भी ज्यादा आर्टिकल 16 ज्यादा इलेबोरेटिव है, ठीक है, ज्यादा प्रोटेक्ट करता है हमारे राइट्स को, इक्वल अपॉर्चुनिटी को लेकर। तो 16(1) और 16(2) क्या कहते हैं? 16(1) कहता है कि ज्वाइनिंग के लिए बिल्कुल समान अवसर मिलेंगे, और ये अवसर जो इंटरनल प्रमोशन पॉलिसीज होती है उसमें भी काम करेंगे। धर्म, जाति, मूल स्थान के आधार पर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, ठीक है जी। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, उन विविधताओं को बचाए रखने के लिए कुछ अपवाद बनाने पड़ते हैं। ऐसे ही अपवाद है कि 16(3) क्या कहता है? आर्टिकल 16(3) कहता है कि संसद के पास एक राइट है जिसके तहत में वो कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी लगाते हैं डोमिसाइल की, निवास की, समझ रहे हैं कि देखिए हमारे जो रिक्रूटमेंट होती है वो लोक नियोजन अधिनियम 1957 के अंतर्गत होती है, ठीक है। लोक नियोजन अधिनियम 1957 इसी के आधार पर नौकरियां मिलती हैं, और इसमें साफ ये डिस्कस किया गया है कि राज्य को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो किसी का कैंडिडेचर रद्द कर दे सिर्फ इसलिए कि वो उस राज्य का नागरिक नहीं है। मतलब आप किसी भी राज्य के नागरिक हैं और आप किसी भी राज्य में नौकरी करने के लिए फ्री हैं और एलिजिबल है, ये ध्यान रखिए। ये कौन हमको देता पावर? लोक नियोजन अधिनियम 1957। लेकिन गवर्नमेंट के पास ये जो अपवाद कहां से किसी आ गया, वो इसलिए आया कि कुछ हमारे पिछड़े राज्य हैं, कुछ वीकर सेक्शन के राज्य हैं जिसमें वीकर सेक्शन की संख्या ज्यादा है और फाइनेंशियली बहुत वीकर है, उसमें बहुत सी कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए ये क्लॉज लगाया गया है कि जो वहां का निवासी है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और तेलंगाना, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके लिए एक्सेप्शंस दी गई हैं अलग अलग नियोजनों में, ठीक है। उसके बाद 16(4) क्या कहता है? 16(4) कहता है भाई जाति के आधार पर देखो भेद कर सकती है सरकार। एक बात, अगर सरकार को लगता है कि उत्तर प्रदेश की कोई जाति है और उसका रिप्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में ज्यादा नहीं है, तो उनको प्रमोट करने के लिए ना वो उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे सकती है, और यहाँ पे आपको ये नहीं मानना होगा कि आपके इक्वल अपॉर्चुनिटी का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे, इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे राज्यों में कुछ ऐसी जातियों को भी शामिल किया जाता है कोर्ट आरक्षण में जो कि केंद्रीय स्तर पे नहीं होती है ना। हरियाणा में देखेंगे तो ओबीसी, BC1, BC2 इस टाइप की कैटेगरीज बनाई गई है। ये किस लिए बनाई गई है? सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि जिन लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है एम्प्लॉयमेंट में, उनका प्रतिनिधित्व सिक्योर किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके,
इसी के अंतर्गत 14.5 में ही 16.4.b में कैरी फॉरवर्ड के नाम से एक और क्लॉज लगाया गया, जिसके अंतर्गत जो बैकलॉग वैकेंसी भरी जाती है कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति की जो वैकेंसीज खाली जा रही हैं अगर काफी समय से, तो उनको इकट्ठे नोटिफिकेशन करके इकट्ठे उनका एग्जाम लिया जा सकता है और उसमें कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं होगा। वो सारी सीटें रिजर्व कैटेगरी की हो सकती हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट के रूल का वॉल्यूशन नहीं होगा कि भैया ये 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो 50% वाला क्या सीन है वो भी हम डिस्कस करते हैं। समझ गए आप लोग? हमारे एक्सेप्शंस कौन कौन से? 16(3) और 16(4). ठीक है, एक बड़ा फेमस केस जो आजकल जो ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिलता है वो इसी में ही ये चीजें वो ऐड है। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का केस था, जिसके अंतर्गत जस्टिस एच.एम. तानिया ने 9 जजों की खंडपीठ ने 9 जज की खंडपीठ ने 6-3 के फेवर से एक फैसला दिया था कि भारत में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देना चाहिए ओबीसी को, और एक क्रीमी लेयर को कोई आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अर्थात जो लोग जो एक लेवल तक राजपत्रित अधिकारी के रूप में जो हैं, उनके जो पुत्र पुत्रियां उनके परिवार हैं, उनको पिछड़ा होने के बावजूद भी, पिछड़े वर्ग होने के बावजूद आरक्षण नहीं मिलेगा, और बाकी जो पिछड़े वर्ग के जो जातियां हैं उनको नौकरियों में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ये इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस का फैसला था। बहुत ही क्रांतिकारी फैसला हुआ था, आप जानते हैं। इसलिए मंडल कमीशन आया था, है ना। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि आरक्षण मिलना चाहिए, और ये बहुत बड़ी संख्या है, करीब 54% के आसपास देश में ओबीसी की आबादी है, इसलिए कम से कम इनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए, और ये सुनिश्चित हो गया इंदिरा साहनी वाले केस में। तो इसमें ये सीधे 16(4) और ये हमारे क्लॉज में आता है कि किस प्रकार से जो ओबीसी का आरक्षण इसको इंप्लीमेंट किया जाए इक्वलिटी को एनहांस करने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 आपका क्लियर हो गया। ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 था, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और इसकी जल्दी से नोटिंग करके इसे फिनिश कीजिए और वीडियोस को एंड तक देखा कीजिए। थैंक यू सो मच।